एक सवाल है, आपकी आंखें ब्राउन क्यों हैं और आपके दोस्त की मे बी काली? या आपके बाल कर्ली हैं पर आपकी बहन के एकदम स्ट्रेट? इसके पीछे है एक बहुत बड़ा राज, हेरिडिटी का राज। एक ऐसी कहानी जो हम सब के अंदर छुपी हुई है। अच्छा, एक काम करो, आईने में अपने कान देखो। सीरियसली, आपके ईयरलोब्स वो अटैच्ड हैं या फ्री? ये छोटी सी डिटेल है ना, ये आपके अंदर छुपे एक बहुत बड़े बायोलॉजिकल सीक्रेट का क्लू है। समझो ये एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल का पहला पन्ना है जो आपको अपने पेरेंट्स से मिला है, और यही मैनुअल डिसाइड करता है कि आप क्यों हो। तो चलो इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। आज के सफर में हम 4 चीजें समझेंगे। पहले, हम सब इतने अलग क्यों हैं। फिर हम मिलेंगे एक ऐसे डिटेक्टिव से जिसने मटर के दानों से इस मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया। उसके बाद हम जीन्स का खेल समझेंगे, कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, बॉय और गर्ल ये डिसाइड कौन करता है। तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, वेरिएशंस, मतलब हम सब अलग क्यों हैं। सोचो जरा, हम सब इंसान हैं, पर कोई भी 2 लोग बिल्कुल सेम टू सेम नहीं हैं, आइडेंटिकल ट्विन्स भी नहीं। तो इसके पीछे का साइंस क्या है, चलो पता लगाते हैं। साइंस की भाषा में इसी खूबसूरत फर्क को कहते हैं वेरिएशन। और ये सिर्फ इंसानों में नहीं है, अलग अलग नस्ल के डॉग्स को देखो या गार्डन में गुलाब के फूलों के रंग, वेरिएशन हर जगह है। आपकी हाइट, आपकी स्किन का कलर, आंखों का रंग, यहाँ तक कि आपकी आवाज, ये सब इसी कमाल की जेनेटिक वैरायटी का हिस्सा है। तो सवाल यह है कि इतना वेरिएशन आता कहाँ से है। इसको ऐसे समझो, एक गन्ने का खेत देखो, वहां होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सारे पौधे बेसिकली एक दूसरे के क्लोन्स हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। लेकिन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जैसे इंसानों में, जहां 2 पेरेंट्स अपने जीन्स कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वेरिएशन का पोटेंशियल लिटरली एक्सप्लोड हो जाता है। हर बच्चा अपने पेरेंट्स का एक बिल्कुल नया यूनिक जेनेटिक कॉकटेल बन जाता है। पर इससे फर्क क्या पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। सोचो, अगर सारे बैक्टीरिया एक जैसे होते और अचानक टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता तो क्या होता? पूरी कॉलोनी खत्म। लेकिन वेरिएशन की वजह से शायद कुछ बैक्टीरिया में गर्मी सहने की ताकत हो, वो बच जाएंगे, आगे बढ़ेंगे और उनकी स्पीशीज जिंदा रहेगी। तो अलग दिखना सिर्फ लुक्स की बात नहीं है, ये नेचर का सबसे बड़ा सर्वाइवल प्लान है। ओके, अब टाइम है हमारी कहानी के हीरो से मिलने का। और ये कोई फैंसी लैब में काम करने वाला साइंटिस्ट नहीं था, ये एक सिंपल सा मंक था जिसका नाम था ग्रेगर मेंडल। आज से 150 साल पहले उसने अपने मॉनेस्ट्री के गार्डन में एक बहुत ही सिंपल से पौधे, मटर, से लाइफ की सबसे बड़ी मिस्ट्री सॉल्व कर दी। तो मेंडल ने किया क्या? उसने एक बिल्कुल प्योर टॉल प्लांट लिया और उसे एक प्योर शॉर्ट प्लांट से क्रॉस किया। और यहां से कहानी अजीब हो जाती है। पहली जनरेशन में, F1 जिसे कहते हैं, सारे के सारे पौधे लंबे निकले। छोटे होने का ट्रेट जैसे गायब ही हो गया। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। फिर मेंडल ने इन नए लंबे पौधों को आपस में क्रॉस किया एंड प्लॉट ट्विस्ट, छोटे पौधे वापस आ गए। और एक अनोखे रेशियो में, हर 3 लंबे पौधों के लिए एक छोटा पौधा। तो जादू को उन्होंने एक्सप्लेन कैसे किया? मेंडल ने कहा कि हर ट्रेट के लिए, जैसे हाइट, 2 फैक्टर्स होते हैं, एक मम्मी से, एक पापा से। मान लो लंबे होने का फैक्टर है कैपिटल T और छोटे होने का स्मॉल t। ये जो ग्रिड आप देख रहे हो, इसे पुनेट स्क्वायर कहते हैं। ये बस पॉसिबिलिटीज दिखाता है। जब आप 2 TT प्लांट्स को क्रॉस करते हो तो सिंपल सा मैथ है, आपको एक TT, 2 TT और एक TT मिलता है। और यही था वो आहा मोमेंट, क्योंकि T यानी लंबे होने का ट्रेट डोमिनेंट है, तो TT और TT दोनों ही कॉम्बिनेशंस में पौधा लंबा ही होगा। मतलब 4 में से 3 यानी 75%। छोटा पौधा सिर्फ तभी बन सकता है जब दोनों फैक्टर्स TT हो, यानी सिर्फ 25%। ऐसे सॉल्व हुई वो 3:1 की मिस्ट्री। कमाल है ना? इस एक्सपेरिमेंट से हमें एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट मिला, डोमिनेंट ट्रेट। इसे ऐसे समझो कि ये एक लाउड इंस्ट्रक्शन है। T फॉर टॉलनेस डोमिनेंट है, भले ही उसकी एक ही कॉपी हो, जैसे TT में, वही अपनी चलाएगा और पौधा लंबा ही होगा। और दूसरी तरफ है रिसेसिव ट्रेट। ये एक क्वाइट इंस्ट्रक्शन है। T फॉर शॉर्टनेस रिसेसिव है। ये बेचारा अपनी बात तभी कह पाता है जब उसके साथ दूसरा क्वाइट इंस्ट्रक्शन हो, यानी TT कॉम्बिनेशन में। अगर एक भी लाउड T आसपास है तो इसकी आवाज दब जाती है। चलो, अब आपकी डिटेक्टिव स्किल्स टेस्ट करने का टाइम आ गया है। एक चैलेंज है आपके लिए। अगर हम एक TT प्लांट को एक स्मॉल TT प्लांट से क्रॉस करें तो कितने % पौधे छोटे होंगे?
जरा रुको, अपना पुनेट स्क्वायर बनाओ और अपना जवाब नीचे कमेंट्स में लिखो। देखते हैं कौन सही गेस करता है। तो हमें डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स के बारे में पता चल गया, पर ये सब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हो कैसे रहा है? ये फैक्टर्स आखिर हैं क्या? चलो गार्डन से सीधा सेल के अंदर जूम इन करते हैं और शुरू करते हैं जीन्स का खेल। इसको समझने का सबसे बेस्ट तरीका बिरयानी। सोचो आपको बिरयानी की 2 रेसिपीज मिली हैं, एक मम्मी से, एक पापा से। पापा की रेसिपी कहती है सैफरॉन डालो। अब ये सैफरॉन डालो वाली रेसिपी डोमिनेंट है। भले ही मम्मी की रेसिपी में सैफरॉन ना लिखा हो, पर अगर आपके पास पापा वाली रेसिपी की एक भी कॉपी है तो आपकी बिरयानी में सैफरॉन पड़ेगा ही पड़ेगा। बस डोमिनेंट जीन ऐसे ही काम करता है। बायोलॉजी में ये रेसिपीज ही हमारे जीन्स हैं। जीन क्या है? हमारे डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा जिसमें एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाने की इंस्ट्रक्शन लिखी होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक जीन पौधे को बताता है कि ग्रोथ हार्मोन कैसे बनाना है। अगर रेसिपी अच्छी है, यानी डोमिनेंट कैपिटल टी जीन, तो खूब सारा हार्मोन बनेगा और पौधा लंबा होगा। अगर रेसिपी थोड़ी कम एफिशिएंट है, यानी रिसेसिव स्मॉल टी, तो कम हार्मोन बनेगा और पौधा छोटा रह जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मेंडल ने सोचा, चलो एक कदम आगे जाते हैं। क्या होता है जब हम एक नहीं 2 ट्रेट्स को एक साथ देखते हैं? मान लो बीज का शेप राउंड या रिंकल्ड और बीज का कलर येलो या ग्रीन। सवाल यह था, क्या ये ट्रेट्स हमेशा एक दूसरे से चिपक कर एक टीम की तरह आगे जाते हैं? वाओ, ये थोड़ा बड़ा पनेट स्क्वायर है ना? पर टेंशन मत लो, डिटेल्स में नहीं जाना है। मेन पॉइंट यह है कि मेंडल ने 2 अलग अलग ट्रेट्स वाले पौधों को क्रॉस किया और उसे क्या मिला? उसे पता चला कि ये ट्रेट्स आपस में मिक्स एंड मैच हो सकते हैं। बिल्कुल नए कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, ऐसे कॉम्बिनेशंस जो पेरेंट्स में थे ही नहीं। और इससे हमें एक और जरूरी नियम मिलता है, इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस। मतलब ट्रेट्स आजाद हैं। इसे ऐसे समझो जैसे आप ताश के 2 अलग अलग पैक्स को शफल कर रहे हो। एक पैक से इक्का आने का इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि दूसरे पैक से क्या आएगा। बिल्कुल वैसे ही बीज का शेप उसके कलर को कंट्रोल नहीं करता। दोनों आजादी से आगे बढ़ते हैं, जिससे जेनेटिक डेक हर बार नए तरीके से शफल होता है और वेरिएशन बढ़ता जाता है। तो हमने पौधों में हेरिडिटी का राज समझ लिया, पर अब उस सवाल पर आते हैं जिसका इंतजार हम सब कर रहे थे। चलो अब बात करते हैं इंसानों की, और उस सबसे बड़े सवाल की, लड़का होगा या लड़की? आखिर साइंस क्या कहता है इस बारे में? ये डिसीजन कौन लेता है? इस सवाल का जवाब छुपा है क्रोमोसोम्स में। ये क्या है? सोचो, ये हमारे सेल्स के अंदर धागे जैसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनके ऊपर हमारे सारे जीन्स सवार होते हैं। हम इंसानों में इनके 23 जोड़े होते हैं, यानी टोटल 46। हर जोड़े में एक क्रोमोसोम मम्मी से मिलता है और एक पापा से। अब इन 23 जोड़ों में से 22 तो सब में एक जैसे होते हैं। असली खेल है 23वें जोड़े का। इसे कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। फीमेल्स में ये एक परफेक्ट जोड़ा होता है, दोनों एक्स होते हैं, यानी XX। और मेल्स में वहां ये जोड़ा मिसमैच्ड होता है, एक एक्स होता है और एक छोटा सा वाई क्रोमोसोम, यानी XY। अब सिंपल सी बात है, एक मां के पास तो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही है, तो वो आगे हमेशा एक्स ही देगी। लेकिन एक पिता, उनके पास 2 ऑप्शंस हैं, एक्स और वाई। तो उनके आधे स्पर्म में एक्स होता है और आधे में वाई। तो डिसाइडिंग फैक्टर क्या हुआ कि कौन सा स्पर्म एक तक पहले पहुंचता है? अगर एक्स वाला स्पर्म पहुंचा तो कॉम्बिनेशन बना XX यानी लड़की, और अगर वाई वाला स्पर्म पहुंचा तो कॉम्बिनेशन बना XY यानी लड़का। तो साइंस बिल्कुल साफ है, बच्चे का सेक्स लड़का या लड़की ये पूरी तरह से पिता से मिलने वाले क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है, और इसका चांस हमेशा 50-50 होता है। ये एक सिंपल सा बायोलॉजिकल फैक्ट है जो सालों से चले आ रहे गलत सोशल मिथ्स को तोड़ता है। आज जो हमने समझा है वो तो हमारे डीएनए की किताब का सिर्फ पहला पन्ना था। सोचने वाली बात है कि हमारे इस जेनेटिक कोड में और कितने राज छुपे हैं। हम कौन हैं, कहां से आए हैं और क्या बन सकते हैं, इसके जवाब अभी भी डिस्कवर होने बाकी हैं।